हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम पॉलिटी से एनसीईआरटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और ये वीडियो आपके सीटेट, एसटेट, यूपीटेट, केवीएस, यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारे दो और चैनल है उस पर भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिल रही हैं। तीनों चैनल पर अलग अलग वीडियोज़ मिलती हैं, तो इस तरह से आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज अपलोड कर पाऊँगी और आप भी आपका कंप्लीट सिलेबस जल्दी हो जाएगा। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। एम विद नैतिक भारद्वाज, एम विद नैतिक भारद्वाज और एम विद नैतिक भारद्वाज से है टेलीग्राम चैनल भी और हमारा यूट्यूब चैनल भी। वहाँ पे अभी आपको क्या है, पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। समता के अधिकार के अंतर्गत क्या चीज़ शामिल नहीं है? हमसे नहीं वाला पूछा है कि समता के अंतर्गत क्या क्या शामिल नहीं है। कानून की समक्षमता, धर्म, मूलवश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध या रोजगार के अवसरों में समानता, छुआछूत का अंत और उपाधियां का अंत। तो ये समता के अधिकार में ये सभी आते हैं, ये सभी सही है। ठीक है, तो ये पूछा था, तो यहाँ पे आंसर क्या है? डी आंसर होगा। आंसर क्या होगा? यहाँ पे डी होगा। ये जो ऊपर है ये सभी सही है समता के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद, अब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समता के अधिकार में ये सभी विकल्प सही है। हमसे नहीं वाला पूछा था, तो मतलब कोई भी इसमें गलत नहीं है, सारे सही है। कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 15 रोजगार में अवसर की समता, अनुच्छेद, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। अनुच्छेद 17 है, उसमें क्या है? छुआछूत का अंत है। और अनुच्छेद 18 उसमें उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 16 में रोजगार की अवसर की समता है और अनुच्छेद 15 में जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव है और अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष क्षमता है। तो ये सभी सही है। समता के अधिकार में कानून के समक्ष क्षमता, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, रोजगार में अवसरों की समानता, छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत, ये सारे इसमें सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित है ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाए हैं और क्वेश्चन इस तरह से बनाए हैं, आप इंडिया में कोई भी एग्जाम दे रहे हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण का अधिकार है हमें किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 20 के तहत प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। 1928 में हमने सही वाला बताना है। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र पर मांग उठाई थी, ये बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय अलग अलग थी, तो यहाँ पे सिर्फ ए सही होगा, बी सही नहीं होगा। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक ही थी। ठीक है, यहाँ पे आंसर ये भी सही होगा, दोनों सही होंगे। ठीक है, तो दोनों की राय, सबकी राय एक थी। स्वतंत्रता के बाद संविधान के निर्माण के दौरान संविधान के अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित रखने पर सभी की राय थी वो एक ही थी। ये बी सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या था, अलग अलग दी हुई है, तो अलग अलग नहीं थी, सबकी राय एक थी, इसलिए बी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, तो संविधान के बाद संविधान निर्माण के दौरान देश संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर सबकी राय थी वो एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। आपको ये सुमेलित करना है, क्या करना है? सुमेलित करना, कि कौन सा किस तरह से सुमेलित होगा। देखिए, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से,
शिक्षा का अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 21 है, ए। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, तो ये किससे संबंधित है आपका? एक मिनट। अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का अधिकार किससे में संबंधित है? अनुच्छेद 22 से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए है। और शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार अनुच्छेद 19 और व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, तो इस तरह से सुमेलित होगा आपका अभियुक्तों को सजा पाए लोगों का अधिकार अनुच्छेद 22, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए और शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से, और व्यापार करने का अधिकार है वो अनुच्छेद 19। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा आपका? आंसर होगा ये वाला, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो कौन सा है इसमें से? वो है अनुच्छेद 23 ए। अनुच्छेद 23 ए है, वो है ये अनुच्छेद 23 ए। तो अनुच्छेद 22 है वो अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से वो मानव दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक है। अनुच्छेद 23(2) है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा और अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 24 कारखानों, बालकों आदि में का नियोजन पर प्रतिबंध है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है? धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, ये भी बिल्कुल सही है। धार्मिक मामलों में प्रबंधन, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, बिल्कुल सही है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन, यह भी सही है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए अदायगी से स्वतंत्रता, ये भी सही है। और कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो कौन सा आंसर होगा धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में? आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी। ये सारे सही हैं, जो आंसर है वो सारे सही हैं। आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी। यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही होगा। तो आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता ये सभी है। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन अनुच्छेद 26 से, और किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 27 में। और कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, वो है आपका अनुच्छेद 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 29 के तहत क्या है? अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये पूछा कौन सा सही है इस अनुच्छेद के तहत? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? सी सही होगा। आंसर होगा आपका सी। ठीक है, सी यहाँ पे सही होगा। देखिए दोनों सही है यहाँ पे। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में शामिल है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, इस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 30 वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है।
तो अनुच्छेद 30 उससे संबंधित है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित। मौलिक अधिकार है वो निरंकुश या असीमित या फिर सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। दोनों कथन गलत है, दोनों ही गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। जो मौलिक अधिकार है वो ना तो निरंकुश है ना ही असीमित अधिकार है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और उसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और उसका जो उत्तरदायित्व है किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत है। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? डी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। कौन सा सही है ये हमसे पूछा है। समता के अधिकार के बारे में कौन सा सही है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सामाजिक स्थलों में प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। और समता के अधिकार के अंतर्गत ही छुआछूत का निषेध एवं उपाधियों का अंत किया गया है। तो यह समता के अधिकार के बारे में कौन सा सही है? समता के अधिकार के बारे में मतलब धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर जो सार्वजनिक स्थल है उनमें के प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। और समता के अधिकार के अंतर्गत ही छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत किया गया है। दोनों यहाँ पे सही हो गए। अनुच्छेद 15 देखिए, समता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है समता का अधिकार। और अनुच्छेद 15 में उपबंध है कि राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान इसमें से किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थलों में भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद अस्पृश्यता जो छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष क्षमता। अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष क्षमता। दोनों सही है यहाँ पे कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश पर कोई भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता। और समता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत का निषेध और उपाधियों का अंत किया गया है। छुआछूत का अंत को किसमें है? अनुच्छेद 17 में। और उपाधियों का अंत है वो अनुच्छेद 18 के तहत। आंसर होगा यहाँ पे सी आंसर सही होगा। दोनों सही है। आंसर कौन से है? दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, नियुक्तियों के बारे में। नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है ये। ठीक है, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 राज्य के दिन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उसे विभेद किया जाएगा किसी तरह का उसके साथ। अनुच्छेद 16(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के दिन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध नहीं होगा। अनुच्छेद 15(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 15(2) इस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्तियों को भी आदेश दिया गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निवारक क्वेश्चन के बारे में। निवारक निरोध कानून के बारे में कौन सा सही है? ये हमसे पूछा है कि कौन सा सही है। निवारक निरोध कानून के बारे में
प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों, राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून है वो सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस आधार पर वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया के बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। यहाँ पे दोनों सही होंगे। अनुच्छेद 22 यह अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध कानून सरकार को असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक हथियार सौंपता है, किंतु कभी कभी इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आए हैं। निवारक निरोध विधि, जिसे निवारक नजरअंदाजी के तहत कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है तो उसे बंदी बना लिया जा सकता है। निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है। 3 माह से अधिक के लिए ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। तो ये दोनों सही है। प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों, राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। और इसमें कभी कभी व्यक्ति को आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है और इस आधार पर वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया के बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। आंसर होगा यहाँ पे सी। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपराधों की दोषसिद्धि के बारे में कौन सा सही है? ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अभी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन किन परिस्थितियों में स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है? ये हमसे पूछा है। तो क्या शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद सर्वधर्म के लोग शांति मार्च के लिए एकत्रित हुए? ठीक है, तो किन परिस्थितियों में स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा है? शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद सर्वधर्म के लोग शांति मार्च के लिए एकत्रित हुए। बिल्कुल सही है। दलितों को, ये सही नहीं होगा, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। एक वो क्या है, शांतिपूर्ण मार्च के लिए एकत्रित हो रही है, ये सही नहीं होगा। ठीक है, दलितों को मंदिर में प्रवेश की मनाही है। मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश के लिए एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। तो यह बिल्कुल सही आंसर होगा बी। सी देखिए, सैकड़ों आदिवासियों द्वारा सड़क जाम कर कारखानों हेतु उनकी ली गई जमीन की वापसी की मांग की जा रही है। ये भी सही है। और किसी जाति की पंचायत की बैठक यह तय करने के लिए बुलाई गई है कि जाति से बाहर विवाह करने के लिए एक नव दंपति को क्या दंड दिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं कि किन किन परिस्थितियों में स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो कौन कौन से अधिकार थे? ए सही नहीं होगा, 2, 3, 4 यहाँ पे सही होगा। देखिए, शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद यदि सर्वधर्म के लोग एकत्रित होकर शांति मार्च निकाल रहे हैं तो इन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। दलितों द्वारा मंदिरों में प्रवेश हेतु जुलूस निकालने, आदिवासियों द्वारा सड़क जाम करने और जातीय पंचायतों द्वारा बुलाई गई बैठकों के आयोजन पर स्वतंत्रता के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार उस सीमा तक प्रभावी होते हैं जहाँ तक वे किसी और की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करें। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं अंतर्जातीय विवाहों के पक्ष में निर्णय देते हुए विवाह को व्यक्ति के निजी निर्णयों में शामिल किया है, जिनमें किसी भी व्यक्ति पंचायत की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो पीड़ित व्यक्ति मूल अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में न्यायालय में शरण ले सकता है और अंतर्जातीय विवाहों को सरकार व विधियों के माध्यम से प्रोत्साहन दिया गया।
तो यहाँ पे 2, 3, 4 सही होगा, ए सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। संविधान के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदानों या किसी अन्य जो जोखिम भरे काम हो उसमें नियोजित नहीं किया जा सकता। तो ये यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि 12 साल नहीं 14 वर्ष से कम, जो 14 वर्ष से उम्र के कम बच्चे हैं उनको किसी कारखाने, खदान या किसी अन्य जोखिम युक्त कामों के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ये सही नहीं होगा, क्योंकि 12 नहीं 14 साल से। संविधान द्वारा बाल श्रम को अवैध घोषित करने व शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना देने से शोषण के विरुद्ध अधिकार और अधिक अर्थपूर्ण बन जाएगा। तो बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। ए सही नहीं है, क्योंकि 14 साल है, 12 साल नहीं। और यहाँ पे बी बिल्कुल सही है कि संविधान द्वारा बाल श्रम को अवैध घोषित करने पर से शिक्षा को बच्चों का जो शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार बना देने से शोषण के विरुद्ध अधिकार और अधिक अर्थपूर्ण बन जाएगा। तो बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कौन सा? 23-24 अनुच्छेद 23-24 है, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24 इस अनुच्छेद में उपबद्ध है कि 14 वर्ष से कम है आयु के किसी भी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21A है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद है और कब किया गया था? अनुच्छेद 21 और 46वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया है और इसी संविधान के अनुच्छेद 21(1) में शामिल किया गया है। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध घोषित करने और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना देने से शोषण के विरुद्ध अधिकार वो अर्थपूर्ण बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा यहाँ पे सिर्फ बी आंसर सही होगा, ए आंसर सही नहीं होगा, सिर्फ बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे आपने कौन सा असत्य है? असत्य पूछा कि कौन सा गलत है, इसमें से दोनों में कौन सा असत्य है या गलत है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने या किसी धर्म को न मानने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल सही है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समावित है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या यह भी निर्णय ले सकता है वह किसी धर्म को ना चुने। तो यहाँ पे दोनों सही है। हमसे असत्य पूछा है तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। डी आंसर यहाँ पे सही होगा। ये दोनों कथन सही है, ठीक है, ये दोनों ही कथन सही है, इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक व्यवस्था के बारे में। लोक व्यवस्था नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर, देखिए क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं इसको। ये भी है कौन सा असत्य? असत्य पूछा है, कौन सा असत्य? इसमें भी कोई असत्य नहीं, दोनों सही है। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक मामलों पर प्रतिबंध लगा सकती है, बिल्कुल सही। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, अर्थात सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है, दोनों सही है। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, अर्थात सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है, दोनों सही है। असत्य कोई नहीं है, कोई भी इसमें सत्य नहीं है, न तो एक न तो बी, इसलिए डी आंसर होगा। देखिए दिए गए दोनों कथन सही हैं। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। समाज में व्याप्त बुराइयां, मानव बलि, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह जैसी कुरीतियों पर प्रहार करने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा विधि द्वारा उठाए गए इन कदमों को स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। संविधान के सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी है। संविधान धर्मांतरण, भय या व लालच दिखाकर या जबरन धर्म परिवर्तन की आज़ादी नहीं देता। संविधान हमें केवल अपने धर्म की सूचनाओं का प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है, जिससे लोग स्वतः उनकी ओर आकर्षित हो और उनका अंतःकरण कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे डी आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा इसके बारे में? निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है? सत्य कौन सा ये बताना है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, बिल्कुल सही। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी संस्थान में किसी धर्म को बढ़ावा देने संबंधी कोई गतिविधियां नहीं की जा सकती, ये भी सही है। और किसी भी सार्वजनिक पद को किसी धर्म विशेष के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे तीनों सही है, तीनों ही यहाँ पे सही है। संविधान की उद्देशिका में भारत की धार्मिक विविधता का सम्मान करते हुए स्पष्ट शब्दों में पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है। ठीक है, तो भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, बिल्कुल सही है। और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी संस्थान में किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियां नहीं दी जा सकती, बिल्कुल सही है। और किसी भी सार्वजनिक पद को किसी धर्म विशेष के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद एक और होगा शायद। अल्पसंख्यकों के संदर्भ में आपने बताना कौन सा सही है। अल्पसंख्यकों के बारे में कौन सा सही है? यहाँ पे दोनों सही हैं। किसी समुदाय को केवल धर्म ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जा सकता है। किसी व्यक्ति को केवल धर्म के ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक माना जा सकता है, बिल्कुल सही। अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित रखने के लिए भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है, तो ये भी सही है। आंसर यहाँ होगा सी। आंसर सी होगा, यहाँ पे दोनों सही है। ठीक है, दोनों यहाँ पे सही हैं, तो सी आंसर होगा यहाँ पे। दिए गए दोनों कथन सही है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिसकी अपनी एक भाषा या धर्म है और देश की क्षेत्र विशेष या संपूर्ण देश के अन्य वर्गों समूह की जनसंख्या की अपेक्षाकृत अत्यंत छोटा समूह है। संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। वही अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा या धर्म के विकास के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित देख ली कौन सा सही है संवैधानिक उपचारों के बारे में, और इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा कहा। जो संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में पहले केवल उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में, तो ये सही नहीं है। बी आंसर यहाँ पे आपका सही नहीं होगा, सिर्फ ए सही है, बी सही नहीं है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी, किंतु सामान्य रूप से संविधान की आत्मा और हृदय प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा गया। संवैधानिक उपचारों के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सभी नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों में जाने का अधिकार है। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर होगा वह आपका सिर्फ ए सही है, बी आंसर सही नहीं है। ठीक है, सिर्फ ए सही है, बी यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो क्वेश्चन रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लिखिए। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एम विद नैतिक भारद्वाज, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।